हेलो दोस्तों। तो हमारी जो कंपनी अकाउंट्स के एमसीक्यू की सीरीज चल रही है उसमें आज अमालगमेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए। क्वेश्चन एक, कंपनी के एकीकरण के लिए लेखा मानक है। ऑप्शन ए AS14, ऑप्शन बी AS21, ऑप्शन सी AS10 और ऑप्शन डी AS5। तो क्वेश्चन का आंसर है AS14। अब AS14 के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। तो ये जो लेखा मानक 14 है, ये 1 अप्रैल 1995 पे चालू हुआ, उस दिन से प्रभावशाली हुआ। और एकीकरण हम जानते हैं कि दो प्रकार का होता है, एक विलेय की प्रकृति का, एक क्रय की प्रकृति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकीकरण के समय उत्पन्न ख्याति का उपचार किया जाता है। यानी कि अमालगमेशन के टाइम पे जो गुड़विल अगर हमारे हो जाती है तो उसका क्या करते हैं हम, सोल्यूशन क्या होता है गुड़विल का, अपलिखित नहीं करना, यानी राइट ऑफ नहीं करेंगे उसे, 5 वर्षों में राइट ऑफ करेंगे, 10 वर्षों में राइट ऑफ करेंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंसर बी, यानी एकीकरण के समय उत्पन्न हुई ख्याति को 5 वर्षों में अपलिखित करना होता है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। विलेय की प्रकृति का एकीकरण कितनी शर्तों की संतुष्टि करता है। विलेय की प्रकृति यानी मर्ज जो होता है, तो वो कितनी शर्तों की संतुष्टि करता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। तो इसका आंसर आएगा बी, उत्तर बी, यानी 5 शर्तों की पूर्ति करता है। अब ये शर्तें कौन कौन सी है, शर्तें भी पढ़ लेते हैं विलेय की प्रकृति की कंडीशन में। तो देखो, जो विक्रेता कंपनी है उसकी सभी संपत्तियां व दायित्व एकीकरण के बाद में क्रेता कंपनी के हो जाते हैं। यानी विक्रेता की पुस्तकों में जो भी संपत्तियां दायित्व है वो सारे आप क्रेता के हो गए, क्रेता कंपनी के हो गए। जो ट्रांसफ़र करने वाली कंपनी यानी कि जो विक्रेता कंपनी, उसके कम से कम 90% जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो क्रेता कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर बन जाते हैं। ठीक है। तीसरी शर्त है, हस्तांतरण करने वाली कंपनी में ऐसी अंशधारी होंगे जो कि क्रेता कंपनी के अंशधारक बनने को तैयार हो। यानी कि आप सेकंड वाली जो हमारी शर्त है उसी का एक विभाजन मान सकते हो इस तीसरी शर्त को। यानी कि जो विक्रेता कंपनी होगी ना, उसमें ऐसे शेयर होल्डर भी होंगे जो कि परचेजिंग कंपनी में, उसमें भी वो शेयर होल्डर बनने को तैयार होंगे। नेक्स्ट है, एकीकरण के बाद विक्रेता कंपनी का जो व्यवसाय होगा वो क्रेता कंपनी का हो जाएगा। यानी विक्रेता कंपनी जो भी व्यवसाय करती थी वो क्रेता कंपनी उस व्यवसाय को आगे चलाएगी। और लास्ट है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, कि जो क्रेता कंपनी है वो विक्रेता कंपनी की जो संपत्तियां और दायित्व है उन सबको पुस्तक मूल्य पे लेगी। तो ऐसी 5 शर्तें हैं। अब यदि इनमें से 5 में से किसी भी एक भी शर्त की संतुष्टि नहीं की जाती है तो हम ये जो एकीकरण है उसे क्रय की प्रकृति का एकीकरण कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रय विधि के अंतर्गत विक्रेता कंपनी की शुद्ध संपत्तियों के क्रय प्रतिफल पर आधिक्य को हस्तांतरित किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि शुद्ध संपत्तियों के ऊपर अगर शुद्ध संपत्तियों की तुलना में क्रय प्रतिफल ज़्यादा है तो हम उस आधिक्य को कहाँ पर हस्तांतरित करेंगे। ऑप्शन है गुडविल अकाउंट, ऑप्शन बी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन सी जनरल रिजर्व अकाउंट और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर देखो, आंसर होगा बी, यानी कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखो कैसे समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि यदि 70,000 का क्रय प्रतिफल है, शुद्ध संपत्तियों का अधिक्य है क्रय प्रतिफल पर, 70,000 का क्रय प्रतिफल है यानी परचेज कंसिडरेशन है, और उसके बदले 80,000 की संपत्ति प्राप्त हुई, तो हम एंट्री क्या करते हैं, असेट्स अकाउंट डेबिट 80,000, टू हम कर देंगे वेंडर जिससे हमने संपत्ति ली है, उससे हम परचेज कंसिडरेशन के अमाउंट से 70,000, और बाकी का जो बैलेंस बचा हुआ है वो टू कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 10,000। अब अगर सपोज करो यहाँ पर हमारा जो है पीसी जो है वो ज़्यादा होता और असेट्स कम होती। सपोज करो पीसी अगर आपका 80,000 होता और असेट 70,000 होती, जो जो 10,000 का बैलेंस बचता वो गुडविल अकाउंट में आ जाता। ठीक है, डेबिट हो जाता गुडविल, तो यहाँ पर क्रेडिट हो गया है कैपिटल रिजर्व, क्योंकि क्रेडिट का बैलेंस कम है। तो क्रेडिट का बैलेंस कम हो तो कैपिटल रिजर्व आ जाता है, और डेबिट का बैलेंस कम हो तो गुडविल आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकीकरण का अर्थ है एक कंपनी का समापन व नई का निर्माण, दो या अधिक कंपनी का समापन व नई का निर्माण, एक कंपनी का समापन व दूसरी को खरीदना, एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को खरीदना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जब दो या अधिक कंपनी होती है उनका समापन हो जाता है, एक नई कंपनी बन जाती है। उदाहरण के लिए जैसे ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों ने क्या कर लिया, वो दोनों खत्म हो गई और दोनों ने सी लिमिटेड बना ली, एक दोनों मिलकर एक सी लिमिटेड बना लेती है। अब एक चीज़ और होती है संविलियन। संविलियन का अर्थ ये होता है कि एक विद्यमान कंपनी द्वारा अन्य कंपनियों को अपने में मिला लिया जाता है। अर्थात इसमें एक कंपनी वो तो चलती रहती है, उसका व्यवसाय चलता रहता है, पर बाकी कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे सपोज करो ए लिमिटेड बी लिमिटेड सी लिमिटेड, 3 कंपनियां हैं। अब ए लिमिटेड वो तो चालू रहती है और वो बी लिमिटेड और सी लिमिटेड को अपने में मर्ज कर लेती है, तो बी लिमिटेड सी लिमिटेड तो ख़त्म हो गई, पर ए लिमिटेड वो कंटिन्यू रनिंग करेगी। तो इस तरीके की जो कंडीशन होती है उसे संविलियन कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विलय के स्वभाव के एकीकरण में प्रयुक्त लेखांकन विधि है। विलय के स्वभाव का जब यानी मर्ज का केस होता है तो लेखांकन विधि कौन सी यूज करते हैं हम? ऑप्शन ए क्रय विधि, ऑप्शन बी विलयन विधि, ऑप्शन सी हितों का एकत्रीकरण विधि, ऑप्शन डी शुद्ध संपत्ति विधि। तो आंसर है ऑप्शन सी हितों का एकत्रीकरण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रय के स्वभाव के एकत्रीकरण में क्रेता कंपनी की पुस्तकों में संपत्तियों और दायित्वों को दर्ज किया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन है पुस्तक मूल्य, ऑप्शन बी बाजार मूल्य, ऑप्शन सी पुनः मूल्यांकित मूल्य, ऑप्शन डी अपलिखित मूल्य। तो हम जब ऊपर पहले क्वेश्चन में हमने विलय की प्रकृति की शर्तें पढ़ी थी तो उसमें 5 शर्तों में यह था कि विलय की प्रकृति में जो है संपत्तियों और दायित्वों को पुस्तक मूल्य पर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्रय के स्वभाव का यानी क्रय की प्रकृति का एकीकरण है। तो जो क्रय की प्रकृति का एकीकरण होता है उसमें संपत्तियों और दायित्वों का पुनः मूल्यांकित यानी रिवैल्यूड प्राइस पर लिया जाता है, जबकि विलय की प्रकृति में किस पे लिया जाता है? पुस्तक मूल्य पे लिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैधानिक संचय को क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दिखाने पर, वैधानिक संचय यानी स्टेचुरी रिजर्व, उसे क्रेता कंपनी की पुस्तकों में दिखाने पर कौन सा खाता डेबिट होता है? ऑप्शन ए है अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, ऑप्शन बी अमालगमेशन रिजर्व अकाउंट, ऑप्शन सी अमालगमेशन रियलाइजेशन अकाउंट, ऑप्शन डी अमालगमेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, और इस अकाउंट को हम असेट साइड्स में दिखा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखा मानक 14 के तहत क्रय प्रतिफल का भुगतान किया जाएगा। तो जो परचेज कंसिडरेशन है उसका भुगतान किसे किया जाएगा? ऑप्शन ए डिबेंचर होल्डर को, ऑप्शन बी शेयर होल्डर को, ऑप्शन सी डिबेंचर होल्डर, शेयर होल्डर व क्रेडिटर्स को, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। तो इसका जो आंसर होगा यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शेयर होल्डर को, यानी जो क्रय प्रतिफल होता है ना उसका भुगतान केवल शेयर होल्डर्स को किया जाता है। बाकियों को क्रेता कंपनी डिवेंचर होल्डर के तो डायरेक्ट पेमेंट कर देती है या उन्हें भी ले लेती है, जैसा भी वो विधि अपनाती है। क्रेडिटर्स का भी वो ऐसा करती है, या तो क्रेता कंपनी उन्हें अपनी पुस्तकों में ले लेती है या फिर उनका भुगतान कर देती है, उसके बदले कमीशन प्राप्त कर लेती है। ऐसा कुछ जो भी दोनों कंपनियां आपस में डिसाइड करती है उसके हिसाब से वो तय कर लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा है कि क्रय प्रतिफल का भुगतान किसे किया जाता है तो शेयर होल्डर्स को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल है, विक्रेता कंपनी की पुस्तकों में फिक्स असेट से 2.5 लाख की, करेंट असेट से 2,70,000 की, करंट लाइबिलिटीज है 2 लाख की और रिजर्व है 25,000 की और शेयर कैपिटल है 2,95,000 की। तो विलय की प्रकृति में क्रय प्रतिफल क्या होगा? विलय की प्रकृति यानी मर्जिंग का केस है, जब मर्ज हो रहा है तो मर्ज के हिसाब से क्रय प्रतिफल जो होगा, ऑप्शन देखो 3,20,000, 5,20,000, 2,50,000, 2,95,000। तो हमें याद रखना है कि विलय की प्रकृति में जो क्रय प्रतिफल होता है वो अंश पूंजी के बराबर होता है। अंश पूंजी क्या है यहाँ पे? 2,95,000। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना। और अगर यहाँ पर हम क्रय की प्रकृति का एकीकरण होता तो क्रय की प्रकृति में हम शुद्ध संपत्ति निकालते हैं, शुद्ध संपत्ति मूल्य विधि होती है, एक उचित मूल्य विधि होती है, तो उन विधियों से हम आकलन करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में हमें विलय की प्रकृति में पूछा था, तो विलय की प्रकृति के हिसाब से कि विलय के स्वभाव में एकीकरण में क्रय प्रतिफल की राशि विक्रेता या हस्तांतरण करने वाली कंपनी की अंश पूंजी के समान होगी। तो विक्रेता कंपनी की अंश पूंजी कितनी है? 2,95,000, तो उसकी 2,95,000 हो जाएगी। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।